हाँ तो नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मैंने जो है मिशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने एक रण तैयार कर दिया है, एक महादंगल प्रतियोगिता आपके सामने ला दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दिल्ली पुलिस का सपना आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको निशांत ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने का प्रयास करेगा। और जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो मैथ के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो जीएस के हो, चाहे वो कंप्यूटर को हो, सभी टॉपिक को 100% कवर कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आज जो है जीएस की एक श्रृंखला, जीएस की एक टॉपिक को मैं उठा रहा हूं। सामान्य ज्ञान के पॉलिटी का एक टॉपिक होता है आपात उपबंध। आपात उपबंध राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं, उसी पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। देखिए, अगर आप हमसे जुड़ जाते हैं तो आपका फायदा क्या होने वाला है, मैं आपको फायदे के बारे में बताता हूं। आपको ऑनलाइन बैच जो मिलेगा, यहां से जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो किसी चीज का पीडीएफ हो, चाहे कोई भी चीज हो, जो कुछ आपको दिया जाएगा सब कुछ यूट्यूब पर फ्री दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री। इसमें कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए, आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जितने भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं सबका पीडीएफ आपके पास जाएगा, और हर एक व्यवस्थाएं जो है मैं आपके सामने देने वाला हूं। तो जीएस में मैंने आपको बताया है 50 नंबर का जीएस आने वाला है दिल्ली पुलिस में। तो इतना मानकर चलिएगा, दिल्ली पुलिस में 50% जो वैल्यूएबल होने वाला है, 50% जो आप कवर करने वाले हैं वो जीएस से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, अधिक देरी न करते हुए। आपात उपबंध, ठीक है। आपात उपबंध क्या होता है? राष्ट्रपति, आप जानते हैं संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इतना सब कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है जिसे कहा जाता है आपात उपबंध, ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियां जो होती हैं वो अनुच्छेद, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। वे 3 आपातकालीन शक्तियां क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। अगर बात की जाए अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यहां से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो आप बताइएगा। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब विधिवत तरीके से एक एक टॉपिक को उठा करके जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूं मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ाने वाला हूं, बहुत डीपली घुस करके मैं पढ़ाने वाला हूं। वनडे एग्जाम और बेसिकली आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इतना मानिएगा, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन इतना जरूर आ जाएगा आपको कि किसी के सामने आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अनुच्छेद 352 है क्या, ठीक है। तो चलिए एक एक के बारे में अनुच्छेद 352, 356, 360 को विधिवत तरीके से टॉपिक वाइज उठाते हैं और उस पर हम चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए अनुच्छेद 352 की बात करते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है राष्ट्रीय आपातकाल की। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया कब जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही आएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया कब जा सकता है? तो यह जो है 3 कंडीशन में लगाया जा सकता है। पहला है बाह्य आक्रमण। क्या है? पहला कंडीशन है बाह्य आक्रमण। दूसरा कंडीशन है युद्ध में शामिल होना। यदि भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाता है तब यह आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा कारण है सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। यही 3 कंडीशन है जिसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, बाह्य आक्रमण, युद्ध में शामिल होना और सशस्त्र विद्रोह, यही 3 कंडीशन है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। यही 3 कंडीशन है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं होते हैं, अगर राष्ट्रपति को यह अंदेशा हो जाता है कि युद्ध बाह्य आक्रमण होने वाला है, संभावना भी हो जाती है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 352 में बकायदा बताया गया है
कि अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह संभावना लगती है कि बाह्य आक्रमण होने वाला है, सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, भारत किसी युद्ध में शामिल होने वाला है, संभावना के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रपति आपातकाल किन मुद्दों पर लगाया जा सकता है। इसके 3 कारण है। बाह्य आक्रमण, युद्ध में शामिल होना, जैसे भारत किसी, संविधान में बिल्कुल नहीं लिखा गया है कहीं पर कि भारत किसी देश से युद्ध करेगा, ऐसा कहा गया है युद्ध में शामिल हो जाता है। अर्थात मैं उसे डिफाइन करता हूं, संविधान में नहीं लिखा गया है लेकिन मैं डिफाइन करने की वजह से बताता हूं, जैसे किसी देश से भारत युद्ध करने लगता है तो आपातकाल लग सकता है, ठीक है, लेकिन संविधान में ऐसी बात नहीं की गई है। तीसरा कारण है सशस्त्र विद्रोह। अगर देश में किसी भी भाग पर सशस्त्र विद्रोह शुरू हो जाता है, लोग सशस्त्र सरकार के प्रति, संघ सरकार के प्रति विद्रोह कर देते हैं, या देश के किसी एक पार्टिकुलर हिस्से में भी, ध्यान से सुनिएगा, देश के किसी पार्टिकुलर हिस्से में भी सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ध्यान से जानिएगा इसे। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगा कब कब है। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले 1962 में लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है इसकी बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल सबसे पहले 1962 में लगा था, चीनी आक्रमण के समय। चीनी आक्रमण के समय जब लगा था, इस समय भारत देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप ध्यान से सुनिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, अभी मैं बताता हूं कहां से क्वेश्चन आता है। पहला आपातकाल 1962 चीनी आक्रमण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वहां पे राष्ट्रपति हुआ करते थे। और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। दूसरी बार जब आपातकाल लगा है तो 1971 में लगा है। इस समय जो है पाकिस्तान आक्रमण हुआ था, पाक आक्रमण के समय लगा था द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल। और इस समय जो भारत देश के राष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी साहब थे। कौन थे? वीवी गिरी, ठीक है। और तीसरी बार जब आपातकाल लगा है, ध्यान से सुनिएगा, तीसरी बार जब आपातकाल लगा है वह लगा है 1975 में। 1975 में आपातकाल जब लगा था तो जो इसका कारण बताया गया था, ध्यान से सुनिएगा, तीसरी बार 1975 में जब आपातकाल लगा है, इसका आपातकाल का कारण बताया गया था आंतरिक असंतोष। ध्यान से सुनिएगा, आंतरिक असंतोष। अब आप एक क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं कि भैया आपने बताया कि जो आपातकाल लग सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, वह बाह्य आक्रमण, युद्ध में शामिल होना और सशस्त्र विद्रोह पर ही लग सकता है, यहाँ आंतरिक असंतोष पर तो राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लग सकता है। लेकिन 1975 में आंतरिक असंतोष का कारण बता करके राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? आयरन लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अगर बात की जाए इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ध्यान से सुनिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद इस समय राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब यहां पर आंतरिक असंतोष को कारण बताया गया और यहां पर मैंने बढ़ाया है सशस्त्र विद्रोह। तो ध्यान से सुनिएगा, सशस्त्र विद्रोह तो अब संविधान में सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख किया गया है। एक कब सशस्त्र विद्रोह आया है इसे ध्यान रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन, ध्यान से सुनिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था। वरना इससे पहले आंतरिक असंतोष को कारण बताकर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो सशस्त्र विद्रोह शब्द यहां पर डाला गया है, ये शब्द जो है 44वें संविधान अमेंडमेंट 1978 के बाद डाला गया है। उससे पहले यहां पर आंतरिक असंतोष भी था। समझ में आया आपको? चलिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक असंतोष से डिस्प्लेसमेंट किया गया, अर्थात हटाया गया, ठीक है। तो यह जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। और यह जो क्वेश्चन है 1975 में आंतरिक असंतोष के कारण फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा, मुझे याद है, जो री एग्जाम हुआ था 2018 में 41,520 की भर्ती में, उसमें पूछा गया था। 1975 की आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, फखरुद्दीन अली अहमद के पास रात को करीब 12 बजे एक फोन जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। मैं आयरन लेडी की बात कर रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे किसी के मुद्दे पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं किसी का विरोध यहां पर नहीं कर रहा हूं, आयरन लेडी या किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। केवल आयरन लेडी इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इंदिरा गांधी जी का फोन जाता है देश के राष्ट्रपति के पास करीब 12 बजे की रात में, और फोन के माध्यम को इंदिरा गांधी का वो
पर्सनल सलाह था कि देश में आपातकाल लगा दिया जाए, किसी मंत्रिमंडल का वो सलाह नहीं था, लेकिन उसी फोन की सलाह को फखरुद्दीन अली अहमद मंत्रिमंडल की सलाह मान करके अगले दिन 26 तारीख को देश में आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, तभी से जब बाद में 1977 में, ध्यान से सुनिएगा, जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यह भी उसमें जोड़ दिया जाता है कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही, ध्यान से सुनिएगा, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, मान लीजिए आप लग गया राष्ट्रीय आपातकाल। इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में बहुत खतरनाक स्थिति होती है तभी जाकर के राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद इसे कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी मैं बात करता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मैं उसे भी धीरे धीरे डिस्कस करता जाता हूं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब कब बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है, राष्ट्रपति की दस्तखत के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है, जैसे आज जो है, आज कितने तारीख है, आज कितने तारीख है, आज जो है मान लीजिए आज 25 जुलाई है। ध्यान से सुनिएगा, मैं वैसे ही डेट डाल दे रहा हूं जैसे आज 25 जुलाई है। ठीक है, तो 25 जुलाई के दिन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 25 जुलाई को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर घोषित कर दिया जाता है आपातकाल। लेकिन 25 जुलाई के बाद, ठीक है, एक महीने के, मात्र एक माह के बाद, ध्यान से समझिएगा, मात्र एक माह के बाद अर्थात 25 अगस्त, ध्यान से सुनिएगा, 25 अगस्त से पहले पहले संसद का अनुमोदन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? संसद का अनुमोदन आवश्यक है। ध्यान से समझिएगा, एक माह के अंदर अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अगर एक बार संसद का अनुमोदन मिल जाता है तो अगले 6 माह तक आपातकाल को नियमित तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये एक महीने के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। अब संसद का अनुमोदन कैसे आवश्यक है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अनुमोदन चाहिए। ठीक है, दोनों लोग इस प्रस्ताव को पारित करें कि हाँ, देश में आपातकाल लगने वाली स्थिति है। ठीक है, तो एक माह के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है और एक बार संसद का अनुमोदन अगर मिल जाता है, 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा। उसके बाद भी अगर राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर संसद का अनुमोदन ले लीजिए, संसद में प्रस्ताव पारित करा लीजिए, उसके बाद फिर आप 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अगर अधिकतम सीमा की बात की जाए, अनंत सीमा तक, कितने तक? अनंत वर्ष तक, अनंत समय तक राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखा जा सकता है। इसकी कोई अधिकतम समय सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन एक माह पहले, शुरुआत में एक माह के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसद से अनुमोदन आवश्यक है, अर्थात लोकसभा के और राज्यसभा में कुल बहुमत से पारित हो, लेकिन वोट देने वाले 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 2/3 बहुमत से, जितने भी उपस्थित सदस्य का वोट पड़ता है उसमें से 2/3 बहुमत से और कुल सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है, ये जो है साधारण बहुमत से पारित नहीं होगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा, ये विशेष बहुमत से पारित होता है। ठीक है, एक माह के भीतर और 6 माह करके आप इसी तरीके से अनुमोदन करते रहिए और अनंत समय सीमा तक इसे बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग ये भी कर सकते हैं, अगर बीच में, अगर राष्ट्रीय आपातकाल के बीच में लोकसभा जो है विघटित हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा एक परमानेंटली नहीं है, 5 साल के अंदर लोकसभा विघटित हो जाती है, या 5 साल से पहले भी समर्थन गिर जाए, किसी सरकार समर्थन से बनी हो और कोई समर्थन वापस ले ले तो उसका सरकार गिर सकती है, संघ सरकार, तो लोकसभा विघटित हो सकती है। तो क्या राज्यसभा से लिया जा सकता है? अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो आप एक उत्तर ध्यान रखिएगा, अगर लोकसभा विकसित हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो अकेले राज्यसभा से भी अनुमोदन लिया जा सकता है, राज्यसभा से भी प्रस्ताव पारित कराया जा सकता है। ठीक है, बाद में जब लोकसभा बनेगी, बाद में जब लोकसभा जैसे 6 महीने के अंदर जो है लोकसभा विघटित हो गई, उसके बाद आपने राज्यसभा से ले लिया। ठीक है, लेकिन जब लोकसभा गठित हो
जब नई लोकसभा का गठन हो, 2-2.5 महीने के बाद नई लोकसभा का गठन हो जाता है, तो फिर 1 माह के अंदर आप लोकसभा से भी इस प्रस्ताव को पारित कराना पड़ेगा। ध्यान से जानिएगा, लगभग संपूर्ण बातें राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जितने भी बातें थे मैंने समझाने का पूरा प्रयत्न किया है। बहुत ही डेप्थ में जाकर के नहीं समझाया, लेकिन ऐसा समझाया है राष्ट्रीय आपातकाल को जिससे परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 1975 के आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की शक्तियों का कुछ मिसयूज किया था, ऐसा माना जाता है। लोग उसे 25 जून 1975 को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी को लेकर के 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सरकार में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कई चीजों को इसमें जो है बढ़ाया घटाया गया था। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो ये सशस्त्र विद्रोह लिखा गया है आपके सामने, ये सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था, यहाँ पर आंतरिक असंतोष भी कारण लिखा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं राष्ट्रीय आपातकाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो गई, अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत, ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। अब आप पहले, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही आना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है? किसी राज्य में, ध्यान से सुनिएगा, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल होने पर, अर्थात कोई राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, ठीक है, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर किसी राज्य में यह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कैसे, देखिए कैसे पता चलेगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। जैसे राष्ट्रपति शासन, राज्य सरकार की संवैधानिक स्थिति, राज्य सरकार जो है वो संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो दिल्ली में बैठे राष्ट्रपति महोदय को या दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंडल को किस तरीके से पता चलेगा कि भैया फला राज्य, जैसे दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, मणिपुर की स्थिति को कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो राज्यपाल होते हैं राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो 15 दिन के भीतर, हर 15 दिन के भीतर, हर 15वें दिन, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, किसी पार्टिकुलर, अर्थात भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 2800 राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो हर 15 दिन के भीतर अपनी एक जांच रिपोर्ट, अपनी एक रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करते रहते हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्रिमंडल को देते रहते हैं कि वर्तमान में इस राज्य में, फला राज्य में क्या चल रहा है। ठीक है, लेकिन आप यहां से ध्यान रखिएगा, अगर राज्यपाल ना भी दे, ध्यान से सुनिएगा, अगर राज्यपाल यह रिपोर्ट ना भी दे कि फला राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, संवैधानिक तरीके से काम नहीं चल रहा है, तो भी भारत सरकार को या राष्ट्रपति महोदय को यह पता चल जाएगा। वह कैसे पता चलेगा? जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम होता है, अर्थात गृह मंत्रालय में एक विभाग होता है जिसे कहा जाता है राज्य विभाग। ध्यान से जानिएगा, राज्य विभाग के बहुत ज्यादा सोर्सेस होते हैं, बहुत से जो अधिकारी होते हैं वो प्रत्येक राज्य में होते हैं, वे अपने राज्य की स्थिति रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को भेजते रहते हैं कि गृह इस राज्य में ऐसी प्रॉब्लम है, यहाँ पर संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो उसे जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है उसे संज्ञान में लेती है और राष्ट्रपति महोदय के पास भेज देती है कि इस राज्य में, फला राज्य में, फला पार्टिकुलर राज्य में संवैधानिक तरीके से राज्य नहीं चलाया जा रहा है, और राष्ट्रपति उसे संज्ञान में लेते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगने से क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति शासन लगने से क्या होता है? उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगने से पूरा जो जिस तरीके से कहा जाए, राज्य की जितने भी कार्य विधानमंडल करते हैं, वो जो विधानमंडल वाला कार्य होता है वो संघ सरकार के पास चला जाता है, केंद्र सरकार के पास चला जाता है। ठीक है, वो कार्य किसके पास चला जाता है? संघ सरकार के पास चला जाता है। राज्य सूची के जो विषय होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अनुसूची 7 में राज्य सूची
केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, इस तरीके की सूची दी गई है जिससे कानून बनाया जाता है। राज्य सूची के जितने भी विषय होते हैं उस संबंधित राज्य से कानून बनाने का अधिकार जो है संघ सरकार के पास चला जाता है, ठीक है। अर्थात राज्य का बजट तक, राज्य का जो बजट होता है, बजट भी जो है संघ सरकार के पास चला जाता है। तो इस तरीके से ओवरऑल समझ लीजिए इतना कि संपूर्ण जो राज्य के विधानमंडल का काम होता है वो केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगने से ये होता है, ठीक है। अब बात की जाए, जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्रपति शासन के लगने के बाद उसे किस तरीके से लागू किया जा सकता है, किस तरीके से बढ़ाया घटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो 2 माह के भीतर, ध्यान से सुनिएगा, 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन, संसद में प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 के तहत, उसमें केवल 1 माह के भीतर, और लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन है 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। उसके बाद इसे 6 माह तक, अगले 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। पहले 2 माह के भीतर संसद से प्रस्ताव पारित कराइए, संसद में यह पेश करिए कि यह जो है फला राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल है, तो लोग जो है वहां पर प्रस्ताव पारित कराएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, वो जो प्रस्ताव पारित होगा वो विशेष बहुमत से नहीं पारित होगा, वो साधारण बहुमत से भी पारित कराया जा सकता है, ठीक है। साधारण बहुमत से भी प्रस्ताव पारित करा करके राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। उसके बाद यह जो है 6 माह तक लागू किया जा सकता है। फिर उसके बाद भी राष्ट्रपति शासन वहां पे आप लगाना चाहते हैं तो फिर बढ़ा करके इसे 6 माह तक कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप वहां पर संवैधानिक तंत्र सफल नहीं होता है, ठीक तरीके से कार्य नहीं हो रहा है, फिर आप 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से 6 माह बढ़ाते हुए आप 3 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। इसकी जो अधिकतम समय सीमा तय की गई है 3 वर्ष तक तय की गई है। लेकिन किसी किसी राज्य में 7 वर्षों तक भी राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है। वो क्यों लगाया गया है? क्योंकि वहां की उस राज्य की स्थिति जो है बेहद नाजुक थी। इस वजह से, जैसे पंजाब एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है, पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन 7 वर्षों तक लगा था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा था, तो राज्य जो है पंजाब था 1950 ईस्वी में। कब लगा था? 1950 ईस्वी में पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर जो है बहुत ही टेररिस्ट अटैकों से, आतंकवादी समस्या से ग्रसित थे। वहां पर राज्य सरकार संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए केंद्र सरकार को पंजाब पर अधिकार जताना पड़ा, अर्थात वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और 1950 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 7 वर्षों तक चला था। समझ में आया आपको? अगर बात की जाए, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो सबसे, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, इतना समझिएगा, दिल्ली पुलिस में अभी पूछा जा सकता है सर्वाधिक बार आपातकाल राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। वो कितनी बार लगा है? तो 10 बार लगा है, ठीक है। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? पंजाब में लगा है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? तो उत्तर प्रदेश में लगा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा राज्य है, यहाँ पर जो है 20 करोड़ के लगभग जनसंख्या निवास करती है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर भारत देश में केंद्र सरकार में, आप केंद्र सरकार में सरकार बनानी हो तो उत्तर प्रदेश जीतना आवश्यक है। एक समय था और आज भी यही समय है, अगर आप उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश जीत जाते हैं, जान लीजिए आप सरकार बनाने जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा महत्व है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति भी है। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए, उम्मीद है कि राष्ट्रपति शासन के बारे में जितनी बेहद जो फैक्चुअल जानकारी हो सकती थी मैंने आपको देने का प्रयत्न किया है, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूं अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 360 के तहत जो आपातकाल है उस आपातकाल का नाम है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यह वित्तीय आपातकाल क्यों लगाया जा सकता है? यह वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है जब भारत की फाइनेंशियल कंडीशन, जो प्रश्न
चीज किताब में लिखी गई है वो लिखी गई है जब देश की साख जो है देश की साख पर समस्या हो, ठीक है, देश की साख पर समस्या हो। साख का मतलब क्या होता है? देश की फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बुरी हो चुकी हो, तभी जाकर के वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। वित्तीय आपातकाल देश की फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाता है कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन इस समय ऐसी है कि हमारे देश में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनका हम वेतन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो देश में वित्तीय आपातकाल लग जाता है। तो सुखद बात यह है कि आज तक जब से भारत आजाद हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ है, तब से अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। अर्थात भारत में एक भी बार अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ, अर्थात वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि आज तक हम लोग जो है जो इकोनॉमिकली कंडीशन है हमारी आज तक बुरी नहीं हुई है, अर्थात वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है, ठीक है। कोरोना काल इस समय चल रहा है, अगर देश की स्थिति कोरोना काल में बिगड़ जाती, मान लीजिए अभी तो अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन जब लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी उस समय अगर देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती तो उस समय वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ता। जब देश की साख जो है समस्या में आ जाती है, देश की साख बचाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसमें क्या होता है? केंद्रीय कर्मचारियों, अधिकारियों, राज्य कर्मचारियों, अधिकारियों और जितने भी नौकरी करने वाले होते हैं सबका वेतन काट लिया जाता है। सबको जो है जितना दे सकते हैं 10-5 हजार रुपए देने का प्रयत्न करेंगे। अर्थात आप अगर 50 हजार रुपया सैलरी पा रहे हैं तो आपको 10 हजार रुपया दिया जाएगा, ऐसा होता है। यहां तक कि इसमें जो फैक्चुअल बात है, जो मेन बात है, यहां तक कि न्यायाधीशों का भी वेतन काट लिया जाता है, न्यायाधीशों का वेतन भी कम कर दिया जाता है। जब फाइनेंशियल कंडीशन देश की बुरी हो जाती है और वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो न्यायाधीशों का वेतन भी कम कर दिया जाता है। वेतन तो कर्मचारियों अधिकारियों का कम होगा, लेकिन न्यायाधीशों का भी वेतन यहाँ पे कम कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। और अगर बात की जाए वित्तीय आपातकाल को कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है, ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल को अधिकतम कितने दिन तक लगाया जा सकता है, इसकी जानकारी देने के लिए आज तक हमारा संविधान मौन है। संविधान इसकी जानकारी हमें नहीं देता है कि वित्तीय आपातकाल कितने दिन तक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं, आपातकालीन शक्तियां, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। वित्तीय आपातकाल बहुत छोटा सा टॉपिक है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत देश की साख पर समस्या हो, फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हो, लगाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 के तहत 3 आपातकाल लगाए जाते हैं। मैंने तीनों आपातकाल के बारे में बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है और अच्छे से चर्चा किया है। मैं एक चीज बताना भूल गया था, अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत मैंने क्या चीज बताया नहीं था आपको, वह बताया था मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में मैं बताना भूल गया था। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 352 जब राष्ट्रपति आपातकाल लग जाता है तो मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मौलिक अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है। अर्थात जब तक राष्ट्रपति आपातकाल है तब तक देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार भी निलंबित किया जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा राष्ट्रपति आपातकाल के जो आपात उपबंध है उसके बारे में जानकारी आपको पूरी पता चल गई होगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता दूं, आपात उपबंध जो आपातकालीन जो व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, यह भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। तो जर्मनी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? यह जो आपातकालीन व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। यह जो आपातकालीन बात है, एक संविधान में 22 भाग हैं, तो संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की चर्चा की गई है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भाग 20 में आपात उपबंध की बात की गई है। अगर बात की जाए किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 के बीच आपात उपबंध की चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा मैंने विधिवत तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लेवल तक का मैं इतना बता रहा हूं,
बहुत डीपली मैंने नहीं बताया है, ऊपर ऊपर से मैंने बताया है। जितनी जानकारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, जितनी जानकारी वैल्यूएबल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, उतनी जानकारी मैंने आपको दिया है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपातकाल से आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई आने वाले वीडियो का